दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ 4 पीएम महाराष्ट्र पे। दोस्तों महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार, जब भरे मंच से संबोधन करते हैं, तो विपक्षियों के पसीने छूटते हैं। साथ ही साथ जब वो नहीं बोलते हैं, तो ज़्यादा छूटते हैं। शरद पवार जब खामोश रहते हैं, चुप्पी साधे रहते हैं, तब-तब सबको लगता है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, और महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव के बाद ऐसा ही कुछ हुआ। शरद पवार बहुत ज़्यादा बयानबाज़ी या कुछ ऐसा करते हुए नज़र नहीं आए और अब एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। बड़ी खबर ये है कि शरद पवार की नज़र अब बिहार के विधानसभा चुनाव पर है। जी हाँ दोस्तों, और सारी की सारी सीटों पर शरद पवार की नज़रें हैं और माना जा रहा है कि 27 फरवरी को जो है वो शरद पवार बिहार का दौरा करने जा रहे हैं। 27 फरवरी को वो बिहार के कटिहार पहुंचेंगे, जहां पहुंच करके जो वहां के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनसे बातचीत करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। तो दोस्तों शरद पवार का 27 फरवरी को बिहार पहुंचना, कटिहार पहुंचना और विधानसभा चुनाव में बड़े लेवल की तैयारी जो करने की खबर आ रही है दोस्तों, ये वहां के जो तमाम पार्टियां हैं, जो अपनी अपनी समीकरण बना रही थी, उनके समीकरण को तोड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, शरद पवार महाराष्ट्र के बड़े नेता, चाणक्य कहे जाते हैं। कैसे ताना बाना बुनना है, कैसे माइक्रो लेवल पे मैनेजमेंट करनी है, शरद पवार बखूबी जानते हैं और जो भी उनका अनुभव रहा है महाराष्ट्र में वो सभी को पता है। और ऐसे में शरद पवार अब बिहार के विधानसभा चुनाव में पहुंच रहे हैं 27 फरवरी को। 2 दशकों बाद दोस्तों वो बिहार की राजनीति में कटिहार पहुंचेंगे दौरा करने के लिए। इसीलिए अपने आप में बहुत ही ज्यादा अहम माना जा रहा है। आप देखिए कि जब जिस तरीके से ये खबर आई है अभी दोस्तों, और ये भी रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है कि वहां पर जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो शरद पवार के एनसीपी के नेता हैं, उन्हें कह दिया गया है कि अपना अपना होमवर्क करिए, अपनी अपनी तैयारियां करिए ग्राउंड लेवल पर, क्योंकि जब शरद पवार वहां पहुंचेंगे तो तमाम चीजों का जायजा लेते हुए आगे की रणनीति पर काम किया जाएगा। तो दोस्तों ये एक बड़ी खबर है बिहार के हिसाब से भी और महाराष्ट्र के हिसाब से भी कि एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता बिहार के चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। अब दोस्तों देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार तमाम नेता एक दूसरे पर हमला, बयानबाजी सब कुछ कर रहे थे, लेकिन इस दौरान शरद पवार उस तरीके से हमलावर या उस तरीके से बयान देते हुए नजर नहीं आए। और अब जब आई है खबर, तो बड़ी खबर आई है दोस्तों, न सिर्फ महाराष्ट्र के नजरिए से बल्कि बिहार के नजरिए से भी, क्योंकि वहां भी कांग्रेस भी ग्राउंड लेवल पर तैयारी शुरू कर चुकी है। हालांकि न कांग्रेस की तरफ से न ही शरद पवार की तरफ से ये कहा गया है कि क्या वो इंडिया अलायंस के तौर पर बिहार में चुनाव लड़ेंगे या फिर अलग अलग लड़ेंगे। अभी तक ना ही शरद पवार की तरफ से कुछ कहा गया है इस पर, ना ही कांग्रेस की तरफ से, लेकिन तैयारियां दोनों पार्टियां कर रही हैं दोस्तों। और हो सकता है कि आने वाले समय में इस पर और भी ज्यादा जानकारी सामने आए, जो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी तक जो खबर आ रही है दोस्तों, ये है कि शरद पवार फिलहाल अकेले अपनी पार्टी के साथ मैदान में उतर सकते हैं चुनाव में, और जो कि बाकी पार्टियों के लिए बड़ा खतरा भी हो सकता है। और किस तरीके से हो सकता है वो इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि शरद पवार माहिर हैं रणनीति बनाने में, और चुनाव की किस तरीके से तैयारियां की जाती हैं, किस तरीके से ताना बाना बुना जाता है, वो उसमें माहिर हैं वो। और ऐसे में बिहार के विधानसभा चुनाव में उनका जाना 27 तारीख को एक बड़ी खबर है दोस्तों। और आगे मैं डिटेल से बात करूं दोस्तों, तो आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में ही शरद पवार को लेकर के बीच में जब खबरें थी, तो शरद पवार के किसी बयान की वजह से नहीं थी, बल्कि थी कि अजीत पवार के द्वारा बीजेपी ये चाहती है, जो खबर चल रही थी उसकी बात कर रहा हूँ, कि शरद पवार के सांसद जो है वो महायुति में आ जाएं, क्योंकि उस दौरान लगातार नीतीश कुमार बीजेपी का सिरदर्द बढ़ाए हुए थे कि रहेंगे या जाएंगे। और इसीलिए बीजेपी जो है ऑप्शन तैयार कर रही थी कि अगर नीतीश कुमार आगे पीछे कहीं होते हैं तो उनकी सरकार पर खतरा न मंडराए। और क्योंकि ऐसे में शरद पवार के पास 8 सांसद है दोस्तों, 10 सीटों पर, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में शरद पवार की एनसीपी लड़ी थी और 10 में से 8 सीटें वो जीत करके चले गए थे। 8 सांसद उनके पास है, सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट शरद पवार का था। तो उन पर जो है वो अजीत पवार के कई नेता संपर्क में थे, ये खबरें आई और उनके सांसदों से बातचीत चल रही थी। करीब 6 सांसदों को अपने पाले में मिलाने की भी बात सामने आई थी। हालांकि संजय राउत ने तो ये मीडिया में आके कहा था कि शरद पवार की पार्टी को, शरद पवार के नेताओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बाद में ये खबर आई कि सुप्रिया सुले को ये बात मालूम चली तो उन्होंने नाराजगी जाहिर की। प्रफुल्ल पटेल जो है अजीत पवार के एनसीपी के बड़े नेता हैं, उनको कॉल करके अपनी नाराजगी जाहिर की। तो इन तमाम बातों को शरद पवार ने जो दाव पेच जो भी थे इस्तेमाल करके जो है उसको विफल कर दिया। अब ऐसे में तैयारी है बिहार की। तो अब दोस्तों इसमें यह है कि महाराष्ट्र की सियासत में एनडीए गठबंधन जो है बिहार की तैयारी में शरद पवार भले लगे हों, लेकिन एनडीए गठबंधन निकाय चुनाव में भी व्यस्त है। लगातार शिवसेना हो चाहे शरद पवार की एनसीपी हो, निकाय चुनाव पर ध्यान कर रहे हैं। और ऐसे में महायुति के भीतर लगातार दोस्तों अंतरकलह की खबरें आ रही हैं। शरद पवार की डिटेल तो मैंने आपको बताई, लेकिन अब दूसरी तरफ अगर देखिए आप,
महायुति में लगातार देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। ये खबरें लगातार चल रही हैं क्योंकि दोनों के बीच में कोई बैठकें नहीं हो रही। टाइम अगर एकनाथ शिंदे मांग रहे हैं तो देवेंद्र फडणवीस नागपुर निकल जाते हैं। मंत्रिमंडल में अगर एकनाथ शिंदे को बुलाया जाता है तो एकनाथ शिंदे वहां नहीं पहुंचते हैं। और बीच बीच में वो जब 3 बार सतारा चले गए थे उसके बाद ही ये खबर आने लगी कि तल्खियां बढ़ती जा रही है। और ऐसे में संजय राउत रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई ना कोई ऐसे खुलासे और ऐसे दावे करते हैं जिससे महाराज की सियासत जो है उसका पारा चढ़ा रहता है। और ऐसे में दोस्तों महायुति के भीतर इसमें कोई दो राय नहीं है। तमाम जानकार भी ये बात कहते हैं कि इस बार देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार दोनों की ज्यादा यारी और करीबियां देखने को मिल रही हैं क्योंकि बीजेपी भी यह बात जानती है कि बीजेपी के पास 132 सीटें हैं और 41 सीटें वाले अगर अजीत पवार उनके साथ रहते हैं तो तीसरी पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे में एकनाथ शिंदे के तमाम बार्गेनिंग और उनकी जो मांगे हैं या नाराजगी है जो भी है उसको अब बीजेपी गैर जरूरी मानने लगी है। और इसी वजह से अब एकनाथ शिंदे को उस तरीके से शायद बीजेपी के नेता जो है नहीं ले रहे जिस तरीके से 2022-23 में लिया करते थे। और शायद यही वजह है कि कई नेताओं ने एकनाथ शिंदे का ठाणे जो उनका गढ़ है वहां पर अपना प्रचार प्रसार करने की बात कही है, वहां पर जनता दरबार लगाने की बात कही है, जिससे खबर आई कि कुछ एकनाथ शिंदे के शिवसेना के नेता नाराज भी हुए। उन्होंने भी कहा कि अगर आप हमारे गढ़ में जनसंचार या जनसभा लगाएंगे तो हम भी आपके गढ़ में जनसभा लगाएंगे। तो ये बातें भी दोस्तों तल्खियां देखने को मिल रही हैं लगातार। तो महाराज की सियासत की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर सरकार बनने के बाद भी महायुति के भीतर शांति नहीं है, लगातार चीजों को लेकर गहमा-गहमी बनी हुई है। और ये भी खबर दोस्तों आई है, हालांकि मैंने इस पर डिटेल से वीडियो बनाया है, जानकारी दी है कि किस तरीके से संजय राउत ने कहा कि अमित शाह जो है उन्होंने जो जो वादे किए थे एकनाथ शिंदे से वो पूरे नहीं हुए और इसी वजह से एकनाथ शिंदे अभी तक जो है उस झटके से बाहर नहीं आ पा रहे और इसीलिए अभी तक भी सरकार बनने के बाद अलग थलग पड़े हुए हैं। तो ये तमाम दावे महाराज की सियासत में लगातार चलते रहते हैं। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस समय चुनाव जो हो गए हैं वो तो हो गए हैं, जो मौजूदा परिस्थितियां हैं महाराज की सियासत में महायुति के भीतर वो तो है और उस पर लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे। लेकिन बिहार के चुनाव में शरद पवार का उतरना, 27 फरवरी को बिहार जाना, कटिहार में दौरा करना और वहां के जो एनसीपी के नेता हैं उनसे मुलाकात करके तमाम फीडबैक लेना, ये अपने आप में दोस्तों शरद पवार की तैयारी को दर्शा रहा है। और जो भी पार्टी जैसे बीजेपी हो या उनके सहयोगी पार्टी हो, अगर वो वहां से लड़ते हैं तो आने वाले समय में शरद पवार एक बड़ा फैक्टर हो सकते हैं जो समीकरण को बिगाड़ सकते हैं बीजेपी के और उनके सहयोगी नेताओं को। हालांकि क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अभी की ताजा खबर ये थी जो मैंने आप तक पहुंचा दी। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।